नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। इसी श्रेणी में मैं पीछे कई सारी कक्षाएं ले चुका हूं, जिनमें हम लोगों ने विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ाई कर ली है। अब इसी क्रमांक में हम लोग आगे बढ़ते हैं अविकारी शब्दों के अंतर्गत और आगे की बातें करना शुरू करते हैं। तो देखिए, अविकारी शब्द को ही कहा जाता है अव्यय। अव्यय और अविकारी दोनों ही कैसे हैं? समानार्थी। तो अव्यय के बारे में महर्षि पाणिनि द्वारा कहा गया, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात जिन शब्दों के रूप, पाणिनि ने कहा, क्योंकि देखो हम लोगों की परीक्षाओं में संस्कृत पर आधारित परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी। फिर पढ़ते क्यों है? क्योंकि हिंदी का जो मूल स्रोत है वो क्या है? संस्कृत। इसीलिए इन परिभाषाओं का जिक्र हम लोग किया करते हैं, लेकिन पूछी नहीं जाएंगी। तो हमें कौन सी याद करनी है, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। तो पाणिनि ने अपने वक्तव्य में कहकर ये स्पष्ट किया कि जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात जिनमें लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता, उन्हें ही अव्यय कहते हैं। तो महर्षि पाणिनि द्वारा क्या कहा गया? हालांकि दो तीन परिभाषाएं हैं, तो पहले तीनों को समझ ले रहे, फिर एक अपनी नेचुरल परिभाषा बनाएंगे जो परीक्षा पर आधारित होगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जिन शब्दों के रूपों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप लिंग के आधार पर देखें, चाहे आप वचन के आधार पर देखें, चाहे आप कारक के आधार पर देखें, जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहते हैं अव्यय। इसी श्रेणी में देखो समझना है, क्योंकि अव्यय शब्दों में किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता, इसीलिए ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। अविकारी, विकार शब्द का तात्पर्य क्या है? परिवर्तन, है ना। विकार शब्द का तात्पर्य क्या है? परिवर्तन। और अविकारी अर्थात परिवर्तन नहीं। तो ऐसे शब्द जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता हो, वे कहलाते हैं अविकारी। जैसे इसके कुछ उदाहरण समझ लीजिए। आप समझना, देखो, जैसे एक शब्द है यहाँ पे जब। आपने कभी पढ़ा कि जब को लिखा मिला हो आपको जवी, जवे? जैसे लड़का का लड़की रूपांतरण मिलेगा, लड़के मिलेगा, लड़कों मिलेगा। क्या जब का ऐसा कोई रूपांतरण मिला? आज तक कभी नहीं मिला होगा, क्योंकि इसका एक ही रूप प्रचलन में है। इसको लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब जो ऐसे शब्द होते जिनमें परिवर्तन न हो, उन्हीं को कहते हैं अविकारी। जैसे एक शब्द है तब। तब का भी आपने ऐसा कोई रूप नहीं सुना होगा। जैसे अभी, अभी का सुना कभी? अभी हो, अभा हो? ना, एक ही रूप प्रचलन में है, अभी। ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है आपका उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वाह, परंतु, वल्कि, इसीलिए, अतः, अतएव और इस तरह के ढेर सारे शब्द। तो इस पूरी शब्द श्रृंखला के अंतर्गत आपने समझा कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन एवं कर्ता के आधार पर, कारक के आधार पर कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, इसी श्रेणी में महर्षि पाणिनि द्वारा एक और वक्तव्य कहा गया, उसको भी समझ लेते हैं। उन्होंने बोला साधारण भाषा में कि न व्ययम इति अव्ययम। उन्होंने सोचा कि एक बड़ी सी परिभाषा की जगह एक सूक्ष्म परिभाषा दे दी जाए। तो क्या लिखा है कि न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो व्यय न हो। व्यय का तात्पर्य क्या है? न घटे न बढ़े, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो।
ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। अर्थात जो शब्द ज्यों का त्यों यथावत स्थिति में बना रहे उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आप मेरी बात को समझिए। न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात देखो हमारी हिंदी व्याकरण में जो परिभाषा मान्य है उस पर आ जाते हैं। तो अव्यय अर्थात जिन शब्दों के रूप सदा एक समान रहते हैं, या तो ये मिल जाएगी, अथवा जिन शब्दों के रूप में लिंग अथवा वचन अथवा कारक के अनुरूप भी कभी परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। तो सिंपल शब्दों में आपको दिमाग में रखना है कि अव्यय क्या है, ऐसे शब्द जिनका एक ही मूल स्वरूप प्रचलन में है, उस स्वरूप को कभी भी लिंग वचन अथवा कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें कहते हैं अव्यय। ठीक है मेरी बात। चलिए अब इसी श्रेणी में देखो एक चैप्टर आप पढ़ेंगे निपात। तो ये ध्यान रखना है कि जो निपात है वो अव्यय के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, निपात अलग से नहीं है, निपात अव्यय के ही एक भाग के अंतर्गत हमको पढ़ने को मिलेगा। आगे की बात आ जाती है कि अव्यय हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बात करेंगे अव्यय के प्रकार। तो अव्यय के देखो सामान्यतः 4 प्रकारों का जिक्र होगा। एक होगा आपका क्रिया विशेषण, एक होगा आपका समुच्चय बोधक, एक होगा आपका संबंध बोधक और एक हो गया आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, 4। देखो निपात भी इसी श्रेणी में है, लेकिन निपात को 5वां प्रकार नहीं माना गया है ना, हालांकि निपात पढ़ा इसी श्रेणी में जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए तो इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। तो सिंपल सी बात जो हम लोगों ने अब तक सीखा उसको एक बार समझ लीजिए, फिर हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने सीखी अव्यय। अव्यय क्या है, वे शब्द जिनका रूप सदैव एक समान रहता हो अव्यय कहलाते हैं, या तो ये परिभाषा मिलेगी, अथवा जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं, अव्यय। देखो मैंने कई बार बोल दिया ताकि ये परिभाषा आपको रट जाए, वीडियो देखते देखते ही आपको कक्षा रट जाए। ठीक है, चलिए आगे अब समझना। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखो सामान्य है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था एक है विशेषण और यहाँ पढ़ रहे क्रिया विशेषण। विशेषण क्या है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वे कहलाते हैं विशेषण, और जो संज्ञा अथवा जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। फिर से समझना, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वेरी गुड। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहले विशेषण और क्रिया विशेषण को समझ ले रहे हैं, ठीक है पहले, तब आगे बढ़ने से पहले इनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे समझिए, मैं 1-2 उदाहरण लिख लेता हूं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा कि राम अच्छा लड़का है। एक उदाहरण ये लिख लिया। एक और लिख लेता हूं, मोहन नहीं, ये तो फिर क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो कुछ और सोच लेते। ये समझ लीजिए, मोहन की गाय सुंदर है। 2 उदाहरणों को मैंने ले लिया है, आप समझना। अब देखो अपने पास 2 उदाहरण मैंने ये लिख लिए और 6 उदाहरण नीचे लिखे। ये दोनों उदाहरण मैंने लिखे विशेषण पर आधारित और ये 6 उदाहरण लिखे क्रिया विशेषण पर आधारित। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रयास करेंगे कि विशेषण और क्रिया विशेषण को अच्छे से समझ सकें, ताकि इस चैप्टर में जब मैं आगे बढ़ूं तो आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। ठीक है,
चलिए जैसे कि समझते हैं, यहां लिखा हुआ है राम अच्छा लड़का है, तो सिंपल आपको प्रश्न करना है कैसा लड़का है, अच्छा। अब जैसे ही आपने कैसा से प्रश्न किया तो शब्द आ गया अच्छा। अब हमें पता चला कि लड़का के बारे में बताया गया है कि लड़का कैसा है, अच्छा। लड़का की प्रकृति, स्वभाव, गुण, दोष, है ना, संख्या, परिमाण, सर्वनाम, कुछ भी बताया जाए वो क्या है, विशेषण है। तो इसी श्रेणी में हम लोगों ने ये समझना है कि लड़का क्या है, तो आप बताएंगे कि लड़का संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, कि जातिवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा के बारे में कुछ भी बताए तो वो क्या होगा, विशेषण होगा। तो यहाँ पे अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है। मोहन की गाय सुंदर है, तो देखो ये जो सुंदर शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, गाय के लिए। गाय कैसा शब्द है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो बात वही समझ में आई कि संज्ञा के बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो वह विशेषण कहलाता है। लेकिन अगर वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये प्रतिदिन शब्द किसके लिए आया है, पढ़ता है। और पढ़ता है शब्द क्या है, क्रिया। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। देखो संज्ञा की विशेषता बताएंगे तो विशेषण, और क्रिया की विशेषता बताएंगे तो क्रिया विशेषण। क्रिया को लेके अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्रिया वाली चैप्टर पहले देख लीजिए, तब क्रिया विशेषण देखिए, है ना, तभी तो समझ में आएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, इसके बारे में बताया गया है। टहलता है, कैसे, धीरे धीरे। राम धीरे धीरे टहलता है, टहलता है धीरे धीरे। टहलना की स्थिति के बारे में बताया गया है। टहलना, दौड़ना, पढ़ना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। और क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ कुछ खा लो, खाना क्या है, क्रिया है, उसके बारे में बोला गया है। मोहन सुंदर लिखता है, देखो लिखना, देखो यहाँ गाय सुंदर है, गाय शब्द क्या है, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता था तो विशेषण, और लिखना की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण, क्योंकि लिखना क्या है भैया, क्रिया है। बढ़िया। राम अभी टहलता है, टहलना क्या है, अभी। अभी शब्द क्या कहलाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे कि ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो उम्मीद है मैं आपको विशेषण और क्रिया विशेषण के इस सामान्य वर्गीकरण को समझा पाया हूंगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं इससे आगे। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि क्रिया विशेषण। अब अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के होते हैं भैया सामान्यतः 4 प्रकार। पहला प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और परिभाषाओं को रटना नहीं, बस आपको समझ लेना है, ठीक है। जैसे देखो, जिन क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया के स्थान या दिशा संबंधी विशेषता प्रकट होती है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। सिंपल बात, ठीक है। तो जिन क्रिया विशेषण अव्यय से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थान अथवा दिशा का ज्ञान हो जाए, जिन क्रिया विशेषण अव्यय से स्थान अथवा दिशा का ज्ञान हो जाए, किस किस का, स्थान और दिशा का, स्थान अथवा दिशा का। तो स्थान अथवा दिशा का ज्ञान हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि वाक्य में पहचाने कैसे, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहां लगाकर प्रश्न करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आराम से समझाऊंगा कि कैसे प्रश्न किया करते हैं, ठीक है। चलिए आराम से सुनिए। तो कहां, अब देखो यहां लिखा हुआ है वाक्य कि वह यहां नहीं है, तो आप क्रिया पकड़ लो, क्रिया है नहीं है, और प्रश्न कर दो क्रिया के साथ, पूछो क्रिया को कहां नहीं है, कहां नहीं है, तो अपने आप क्रिया बता देगी कि कहां नहीं है, यहां। कहां के जवाब में जो शब्द आपका इस वाक्य में से अगर कोई चुना जा सकता है तो वह शब्द आपका क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बढ़िया। जैसे एक और सेंटेंस हम लोग अगला पढ़ ले रहे, जैसे तुम वहां क्या कर रहे थे, तो क्रिया पढ़ लो, ठीक है। क्या कर रहे थे पूरा ही ले लो।
अब पूछो कहां क्या कर रहे थे, तो जैसे ही आप वाक्य से ये पूछने का प्रयास करोगे कि कहां क्या कर रहे थे, तो वाक्य बताएगा वहां, कहां, वहां, कहां, वहां, कहां, वहां। तो कहां के जवाब में जैसे ही आपको क्रिया विशेषण की स्पष्टीकरण मिले, तुरंत समझ जाइए कि वह क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और समझते हैं, ठीक है ना, जल्दबाजी क्या ही की है, और समझते हैं। देखिए, तुम आगे चलो, चलो शब्द तो सीधी सी बात पढ़नी है, कहां चलो, सीधी सी बात पढ़िए। आप क्या पूछेंगे क्रिया से, कहां चलो, और क्रिया जवाब देगी कहां आगे, कहां आगे, कहां आगे। तो अपने आप आपको शब्द की रूपरेखा समझ में आ जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोल के चल रहे हैं, क्रिया विशेषण। बच्चे ऊपर खेलते हैं, क्रिया को फिर सेलेक्ट कीजिए, खेलते हैं क्रिया हो गई। अब क्या करना है, इस क्रिया के साथ कहां लगाकर प्रश्न करना है। चलिए करिए, कहां ऊपर, कहां ऊपर, कहां खेलते हैं, ऊपर खेलते हैं, कहां खेलते हैं, ऊपर खेलते हैं। आराम से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला देख लीजिए, तुम बाहर बैठो, क्रिया को सुनिश्चित कीजिए, क्या है, बैठो, कहां बैठो, बाहर, कहां बाहर, कहां बाहर। तो ऐसा करने से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि इन सभी वाक्यों में हम किस प्रकार के क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। चलिए और कुछ सवालों को, और कुछ उदाहरणों को यहां से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला देखिए, वह पेड़ के नीचे बैठा है, तो सिंपल क्रिया पहचानिए, क्या है, बैठा है। क्रिया पहचानिए, क्या है, बैठा है, ठीक है। अब क्या है क्रिया, बैठा है। आप क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, कहां बैठा है। जैसे ही पूछे कहां बैठा है, पेड़ के नीचे, कहां बैठा है, नीचे, कहां नीचे, कहां नीचे। तो नीचे शब्द क्या हो गया, बताइए ना, क्रिया विशेषण। सोचना क्या है इसमें, बताइए। देखिए, उमेश यहाँ सोता है, सोता है, कहां, यहां, कहां, यहां, कहां, यहां। अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि हम जिन शब्दों का जिक्र कर रहे हैं वे क्रिया विशेषण। और समझते हैं, सेंटेंस है, नीमा बाहर जा रही है, तो जा रही है ये क्रिया हो गई। कहां जा रही है, बाहर, कहां बाहर, कहां बाहर, ठीक है। और एक और, शशि मेरे पास बैठी है, बैठी है क्रिया हो गई। कहां, मेरे पास, कहां पास, कहां पास, ठीक है। और देख लेते हैं, इधर उधर मत भागो, मत भागो क्रिया हो गई, है ना। कहां इधर उधर, कहां इधर उधर, कहां इधर उधर, ठीक है। और देख लीजिए, हमारे आसपास रहना, रहना क्रिया हो गई। कहां रहना, आसपास, कहां रहना, आसपास, कहां रहना, आसपास। उम्मीद है मैं आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण के सामान्य सवालों को समझा चुका हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जैसे आपको मान लीजिए एक एग्जाम देना है, यूपी पुलिस का एग्जाम, ठीक है, ये आपको देना है एमपी पुलिस का एग्जाम, मतलब सामान्य पुलिस के एग्जाम देने, कांस्टेबल वाले, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि क्रिया विशेषण के प्रकारों तक ही चर्चा ली जाती है, उससे आगे गहन जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपको मान लीजिए कोई पुलिस का एग्जाम देना है, तो आपको केवल स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ के आपका काम बड़ी भली भांति रूप से चल जाएगा, ठीक है। हालांकि हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के प्रकारों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन एक नजर आप वहां डाल के जरूर देखिए, क्योंकि कारण यह है कि अगर कोई पाठ्य वस्तु, आपकी कोई भी विषय वस्तु आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो आ तो सकता ही है। मैं ये गारंटी से थोड़ी कह सकता हूं कि हम जो आगे की सीरीज में पढ़ने वाले हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार, वे आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, कुछ किताबें तीन प्रकार भी बताएंगे, और ये मतभेद हिंदी भाषा में अक्सर रहता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो दो ही बताइएगा, ठीक है। कुछ किताबें तीन भी बताएंगी, ठीक है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक। चलिए, एक है आपका स्थितिवाचक और एक है आपका दिशावाचक। स्थितिवाचक और एक है आपका दिशावाचक। देखिए,
अब मैं अगर ये शब्द आपको रटा दूं तो उससे तो काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि कई बार शब्दों का तो ऐसा है कि बदल जाते हैं और बात वही रहती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझना है, क्योंकि विस्तार से 7-8 एग्जाम्पल में पीछे ले ही चुका हूं। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात? बढ़िया। देखिए, तो जैसे एक शब्द है यहां, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां बैठो, तो कहां? यहां। अब इस शब्द को बोलने के लिए, इस वाक्य को बोलने के लिए मेरे पास स्थान का एकदम सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। और जब स्थान एकदम सुनिश्चित स्थिति में हो तो वह होता है स्थितिवाचक, मतलब अंग्रेजी में बोले तो एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाए। एग्जैक्ट पोजीशन का पता चले तो क्या होता है? स्थितिवाचक। जैसे वहां मत जाना, कहां? वहां। भीतर हुआ शब्द, बाहर शब्द हुआ, नीचे शब्द हुआ, ऊपर शब्द हुआ, तले शब्द हुआ और सामने शब्द हुआ। तो ये सभी शब्द क्या है, आमतौर पर, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा, ठीक है, आमतौर पर ये शब्द वहां जिक्र में लिए जाते हैं जहां आपकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता चले, इसलिए इन शब्दों को हम लोग स्थितिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है मेरी बात? चलिए, दिशावाचक में क्या पता चलेगी? दिशा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा करो, इधर से होकर जाओ, तो दिशा ही बता रहूंगा। उधर देखना भी मत, तो दिशा ही बता रहूंगा। देखो, दाएं वाएं, इधर उधर तो जिधर, दूर परे, अलग और आर पार, ये सारे के सारे शब्द अक्सर दिशावाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इतना वर्गीकरण आमतौर पर परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। तो अगर स्थानवाचक आपको समझ में आ गया है तो ये बस शब्द एक बार देख लीजिए, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ूं। बढ़िए, तो हम लोगों ने पहला प्रकार पढ़ लिया क्रिया विशेषण का, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रकार है भैया कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो परिभाषाएं तो याद रखने में दिक्कत होनी नहीं है, अगर है तो आप मुझे बताएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण देखिए, तो क्या है कालवाचक क्रिया विशेषण? कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय अथवा काल ज्ञात होता है, समय अथवा काल ज्ञात होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, काल को ही हिंदी में क्या कहते हैं? समय। काल का ही पर्यायवाची क्या है? समय। या मैं आपसे पूछूं काल किसका पर्यायवाची है, तो जवाब देंगे आप समय का। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? बढ़िया। तो कालवाचक क्रिया विशेषण तो कैसे पहचानना है कि भैया बड़ा शांति से समझिए कि कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए आपको प्रश्न क्या करना है? कब। जैसे मैंने आपको समझाया ही पीछे कि इनके प्रकारों का विस्तृत वर्णन आमतौर पर न के बराबर आता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? बढ़िया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर हम स्थानवाचक को समझ गए हैं तो उसके प्रकारों की जरूरत तो बहुत कम, कभी कभी ही पड़ेगी। स्थानवाचक समझ लीजिए, बढ़िया। वैसे कालवाचक के प्रकारों का जिक्र मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर कालवाचक ठीक से समझ लिया जाए तो परीक्षाओं में अधिकतम 99% चांस होता है कि इसके प्रकारों से सवाल नहीं ही आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग पूरा। ठीक है, डिस्कस इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आप इस बात को ज्यादा महत्वपूर्ण समझे। चलिए, तो क्या करना है कालवाचक के लिए? कब लगाकर प्रश्न करना है। चलिए कैसे करते हैं, देखिए। जैसे एक वाक्य है, वो है एक सप्ताह बाद आया, तो सबसे पहले क्या करो? क्रिया को आइडेंटिफाई करो। आया। अब इस क्रिया से पूछो कब? एक सप्ताह बाद। कब? एक सप्ताह बाद। तो ये जो शब्द हुआ एक सप्ताह बाद, ये कैसा हो गया? अब बताएं जरा, एक सप्ताह बाद, तो ये कैसा हो गया? तो ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ये क्रिया विशेषण हो गया। आज बरसात होगी, सिंपल पूछो कब होगी? आज होगी। सिंपल पूछो कब होगी? आज होगी। तो जब जैसे कहां लगाकर प्रश्न कर रहे थे तो आपको अपने आप पता चल रहा था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वैसे ही कब लगा के प्रश्न करोगे तो आपको पता चलेगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे राम कल मेरे घर आएगा, तो सिंपल पूछो कब आएगा? तो अपने आप पता चल जाएगा कल।
वाक्य को पढ़ो, कब आएगा? कल। कब आएगा? कल। कब आएगा? कल। तो कब के जवाब में जो शब्द आपको यहां से पहचान में मिल रहा हो वही शब्द हमारा क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। आप समझ पा रहे हैं? बढ़िया। देखिए, हमारा मित्र अभी आ जाएगा। कब आ जाएगा? अभी आ जाएगा। कब आ जाएगा? अभी आ जाएगा। कब? अभी। कब? अभी। ठीक है। तुम अब जा सकते हो। कब जा सकते हो? कब जा सकते हो? अब। कब जा सकते हो? अब। तो कब के जवाब में जिन सवालों का जिक्र, जिन शब्दों का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं वे सभी शब्द हमारे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बताइए जरा? कालवाचक क्रिया विशेषण। और देख लीजिए उदाहरण। तो आगे हमारा मित्र, ठीक है, तुम अब जा सकते हो। कब जा सकते हो? अब। ठीक है। आगे, दिन भर पानी बरसता रहा। कब बरसता रहा? दिन भर। कब? दिन भर। कब? दिन भर। तुम प्रतिदिन समय पर आते हो। कब आते हो? प्रतिदिन समय पर। कब? प्रतिदिन। कब? रोजाना। कब? रोजाना। प्रतिदिन। ठीक है। तो इन सभी वाक्यों में मैं आपको समझा पाया हूं कि कालवाचक क्रिया विशेषण की पुष्टि वाक्यों में किस तरह से की जाती है और बड़े आराम से आप उनको पहचान लीजिएगा। चलिए बढ़े आगे। बढ़िया। देखिए, अब बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के प्रकारों की। लेकिन एक बात देखिए, फिर से मैं डिस्कस कर दूं कि हम लोगों को ये बात दिमाग में रखनी है कि जैसे स्थानवाचक के प्रकारों को बहुधा ही पूछा जाता है, सॉरी, आमतौर पर बहुत कम ही पूछा जाता है, इसलिए उसको लेके बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होना है कि रट के ही जाएंगे और ऐसा भी नहीं होना है कि छोड़ देना है, क्योंकि अक्सर पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए, अब कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समयवाचक और एक होता है अवधि बोधक। समयवाचक को ही कुछ कुछ किताबों में आप पढ़ने को मिलेगा आपको कि समयवाचक को ही कुछ कुछ किताबों में कहा जाता है काल बिंदुवाचक। काल बिंदुवाचक, अंग्रेजी में इन द सेंस इसे कहा जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपके दिमाग की घंटी थोड़ी सी बजी होगी कि पॉइंट ऑफ टाइम तो हमने अंग्रेजी व्याकरण में जब पढ़ा तो पढ़ाया गया कि वो निश्चित समय के लिए होता है, तो वही तो यहाँ है। ठीक है। अंग्रेजी में जिन वाक्यों को आप निश्चित समय के अंतर्गत पढ़ रहे थे, हिंदी में उनको समयवाचक के अंतर्गत पढ़ोगे। अंग्रेजी में जिन वाक्यों को अनिश्चित समय के अंतर्गत पढ़ रहे थे, हिंदी में उन्हीं वाक्यों को अवधि बोधक के लिए पढ़ोगे। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। यानी जब क्रिया के होने का समय निश्चित रूप से पता चल जाए तो समयवाचक हुआ, और उसकी अवधि पता चले तो अवधिवाचक हुआ। कैसी अवधि समझ लेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ एक शब्द है आज। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। कब? आज। अब मैंने जो आपको समय बताया उस समय के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है? कोई नहीं। समय को लेके कोई संदेह न हो तो समयवाचक होता है, और समय को लेके संदेह तो नहीं होता लेकिन एक पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती तो अवधिबोधक होता है। जैसे दिन भर पानी बरसता रहा, बताओ कितने बजे से कितने बजे तक? पता ही नहीं। तो जहां एक अवधि दी जाए, अवधि दिन भर मतलब एक टाइम पीरियड स्टार्टिंग वाला, उससे लेके एक टाइम पीरियड एंड वाला, शुरू से लेके एंड तक अवधि। ठीक है। तो 12 से 2 बजे तक, तो ये अवधि हो गई। तो दिन भर यानी एक अवधि का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है। जैसे कल शब्द हुआ, एकदम स्पष्ट है, कल मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो सिंपल स्पष्ट हो गया। रात भर शब्द हुआ, आजकल शब्द हुआ, नित्य हुआ, निरंतर हुआ और अब तक। तो ये सभी शब्द आपके अवधिवाचक के उदाहरण हैं। इन शब्दों के द्वारा आपको एक टाइम पीरियड का पता चलता है। और ये सारे के सारे शब्द जिनमें से आज है, कल है, अभी है, तुरंत है, कब है, सवेरे है, जब है, तब है, आदि ये शब्द आपके समयवाचक का उदाहरण है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात भी पकड़ में आई होगी। इसी में एक और प्रकार है बारंबारता वाचक। बारंबारता यानी बार बार। अब यहाँ वे शब्द आएंगे जो समय के रिपीटेशन को दर्शाते हैं। जैसे एक शब्द है प्रतिदिन। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं प्रतिदिन आपको पढ़ाता हूं, इसका मतलब आज के समय में भी पढ़ा रहा हूं और कल के समय में भी पढ़ा रहा हूं, तो मेरे द्वारा की जाने वाली क्रिया एक नियमित अंतराल बाद दोहराई जा रही है, बारंबारता वाचक बार बार हो रही है। तो ऐसा
समय जो मेरी क्रिया के बार बार होने की सूचना दे वो क्या कहलाएगा? बारंबारतावाचक। आप समझ पा रहे हैं? बढ़िया। जैसे इसी श्रेणी में शब्द है हर बार, बार बार, लगातार और बहुधा। तो ये सभी शब्द हमारे कहां पढ़े जाएंगे? बारंबारतावाचक। चलिए समझ गए आप। तो समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण के तीन प्रकार हैं। समयवाचक जिसे हम कहते हैं काल बिंदुवाचक, अवधि बोधक, अवधि बोधक ही नाम है, और बारंबारतावाचक। ठीक है, इनके शब्दों का जिक्र भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं आगे बढ़ूं? बढ़िया। चलिए अब आ जाते हैं इसके तीसरे प्रकार पर। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक। परिमाण शब्द का तात्पर्य आप लोगों ने विशेषण चैप्टर में भी पढ़ा था कि परिमाण अर्थात, बताइए जरा, मात्रा। वेरी गुड, सही जवाब। तो लिखा हुआ है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अर्थात अधिकता, न्यूनता, नापतौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सिंपल बातों में मैं आपको समझाऊं कि जिन विशेषणों से क्रिया की मापतौल अर्थात उसकी मात्रा का बोध हो जाए उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एक शब्द है थोड़ा, तनिक, पर्याप्त, बहुत, बिल्कुल, ठीक, वश, कम, जरा, किंचित, कुछ, बड़ा, भारी, अत्यंत आदि ये शब्द ऐसे हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इनका प्रयोग अक्सर वाक्यों में क्रिया के परिमाण का बोध कराता है। अब एक चीज यहां भी देखो, एक द्वंद्व यहां भी प्रकट होगा कि परिमाणवाचक तो विशेषण भी था और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी है ना। तो इसको लेके हम लोग यहाँ पे कुछ वाक्य लिख लेते हैं जिससे मैं आपको ये स्पष्ट करके बता सकूं कि कब आप पहचान पाएंगे परिमाणवाचक विशेषण और कब आप पहचान पाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दो वाक्य लिख लेता हूं, काम चल जाएगा। जैसे एक शब्द ले रहे, कुछ आम ले आना, कुछ आम ले आना। दूसरा, मोहन ने थोड़ी सी चीनी खा ली। अब देखिए ये दो वाक्य मैंने लिख लिए, ये दोनों वाक्य आपके परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, और इधर के ये चार वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो हम लोग मिलके ये जो विशेषण है और क्रिया विशेषण है इस थ्योरी को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे लिखा है कि कुछ आम ले आना, तो देखो यहाँ पे कुछ आम, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आम के लिए। और आम शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा के लिए जब जब कोई भी शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम, तो वे शब्द हमेशा क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे यहाँ पे मोहन ने थोड़ी सी चीनी, तो थोड़ी सी चीनी, कितनी? थोड़ी सी। तो कितनी? थोड़ी सी। तो यहाँ ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो यहाँ ये शब्द प्रयोग में लाए गए हैं संज्ञा के लिए। तो जब ये शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे तो क्या कहलाएगा? विशेषण। और जब यही शब्द क्रिया के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे तो कहलाएगा क्रिया विशेषण। चलिए ये बात मैं स्पष्ट कर पाया हूं? बढ़िया। अब देखिए समझिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिया विशेषण के बारे में। तो क्रिया विशेषण को, जो कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, उसके लिए आपको क्या करना है? कितना या कितनी या कितने, कितना या कितनी या कितने, ये लगाकर अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगी किसकी? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। जैसे उतना खाओ जितना आवश्यक हो, कितना? जितना आवश्यक हो, कितना? जितना आवश्यक हो। तुम खूब खेलो, अगला वाक्य है तुम खूब खेलो, कितना? खूब, कितना? खूब, कितना? खूब। कुछ तेज चलो, कितना? कुछ,
कितना कुछ। अब ये सब क्या है? तेज चलो क्रिया है, खेलो क्रिया है, खाओ क्या है? क्रिया है। तो वे शब्द जो अक्सर क्रिया के लिए इस्तेमाल होंगे क्रिया विशेषण कहलाएंगे, और अगर वही शब्द संज्ञा या सर्वनाम के लिए इस्तेमाल होंगे तो विशेषण कहलाएंगे। चलिए, जैसे रमेश बहुत बोलता है, कितना? बहुत। कितना? बहुत। कितना? बहुत। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। तो देखो, यहां भी मैंने बार बार बोला है, रटने की जरूरत नहीं है, शब्दों को मैं खुद पढ़ के सुना रहा हूं, अर्थ उनके समझ लीजिए। देखो, जब क्रिया की अधिकता का बोध होगा तो आधिक्यवाचक क्रिया विशेषण होगा। अधिकता, जहां से पढ़कर आपको महसूस हो कि क्रिया के होने की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, इस श्रेणी में जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे आपको शब्द मिले बहुत, खूब, अत्यंत, अति, बिल्कुल, सर्वथा, अतिशय, अपार, अत्यधिक और भारी। अगर ये शब्दों का जिक्र आपको वाक्यों में मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप समझना आधिक्यवाचक। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि भारी, समझना भारी विपदा आन पड़ी है। अब भारी विपदा, तो विपदा हो गई भाववाचक संज्ञा, है ना? तो भारी विपदा, तो भारी शब्द वहां पे क्या हो गया? विशेषण। लेकिन जब भारी शब्द क्रियाओं के सेंस में हो, ठीक है, कि चलना भारी हो गया है, चलना भारी हो गया। अब ये भारी शब्द किसके लिए? क्रिया के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। इसलिए मैंने बोला कि शब्दों को रटिए मत, समझ लीजिए। हालांकि शब्दों की जरूरत है, इसलिए तो पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन रटने की बेवकूफी नहीं करेंगे। ठीक है, शब्दों को पढ़िए और समझिए। जैसे न्यूनतावाचक, तो ये शब्द क्या बताएंगे? बताइए जरा। कम का बोध कराएंगे। इनमें कौन कौन है? जैसे जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, लगभग, टूक और प्रायः। ये शब्द अगर मिले तो समझ जाना कि वो न्यूनतावाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। पर्याप्तिवाचक, पर्याप्तवाचक, कितना? पर्याप्त। जैसे आप किसी मेहमान के यहाँ गए हुए हैं, ठीक है, गेस्ट हैं आपके, आप गेस्ट हैं कहीं, उन्होंने भोजन खिलाया। अब आप 12 रोटियां खा चुके हैं, 12 रोटियां, 6 तरह की सब्जी आप निकल चुके हैं। अब अचानक से मेहमान क्या करता है? साहब दो और दो। अरे पहली बार आए हो, दो और दो और। अब ऐसी स्थिति में आप क्या बोले? बस बहुत हो गया। मतलब न तो आपने कम खाया है और न आपने ज्यादा खाया, उतना खाया है जितने की आपके शरीर को आवश्यकता है। तो ऐसे शब्द जिनसे पर्याप्त का बोध हो, न कम न ज्यादा, तो कौन कौन से? वश, यथेष्ट, काफी, ठीक, केवल, चाहे और बराबर। तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? आपके पर्याप्त वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग तुलनावाचक क्रिया विशेषण। बात को मेरी को आराम से समझने का प्रयास करना। तुलनावाचक क्रिया विशेषण, तुलनावाचक अर्थात तुलना। देखो, शब्द वही रहेंगे जो ऊपर थे, बस तुलना आ जाएगी। जैसे कम, अधिक, इतना, उतना, जितना, कितना और बढ़कर। तो ये सब क्या है? तुलनावाचक। पहचान कैसे करेंगे? सिंपल है। देखो, मैं रमेश से कम बोलता हूं, तो मेरे बोलने की स्थिति बताई गई है कम, और तुलना हो गई है रमेश से, है ना? तो यहां तुलना हो जाया करेगी। तो जहां शब्दों के बीच में तुलनात्मक आभास हो, वाक्य में तुलना का जिक्र हो, वो हो जाएंगे आपके तुलनावाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे क्रमवाचक। देखो, ये आखिरी वाला बड़ा सिंपल होता है। क्रमवाचक ये डबल रिपीट होते हैं। सिंपल बात, डबल, आमतौर पर डबल। जैसे तिल तिल, वारी वारी, थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम, कब कब, जहां जहां। तो इनकी पहचान बड़ी सिंपल है कि जहां जहां रिपीट हो जाए करेंगे। तो सिंपल बात है, जहां ये रिपीटेशन अलाउड हो शब्दों का, वहां समझ जाया करना क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का क्रमवाचक।
क्लियर मेरी बात? ठीक है। हालांकि मैंने ये भी आपको बार बार डिस्कस कर दिया है कि परिमाणवाचक के प्रकारों तक कुछ ही परीक्षाएं पहुंचती हैं, लेकिन मेरा वादा क्या है कि पेपर में आने वाला एक भी सवाल मेरे द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाई से बाहर न हो, अतः मुझे सारी चीजें लेके चलनी पड़ रही हैं। मैं बढ़ूं आगे? बढ़िया। तो यहाँ तीनों प्रकार आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते क्रिया विशेषण के पहले वर्गीकरण के आखिरी प्रकार पर। ठीक है, अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, आराम से मेरी बात को समझना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखो क्या है, तो लिखा है कि वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया की रीत या विधि का पता चले, अर्थात क्रिया के होने का ढंग तरीका मालूम होता हो, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है कि रीत शब्द का मतलब है क्रिया को करने का ढंग, क्रिया को करने का ढंग या तरीका। तो आप क्या करें, सिंपल वाक्यों से आप पूछ लिया करें कि भैया कैसा है, क्रिया से पूछेंगे लेकिन, ठीक है, कैसी है, कैसे हैं, और अगर वे इन शब्दों का जवाब दे दें तो समझ जाना कि आपने ढूंढ लिया है किसको, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया के होने का ढंग या तरीका ज्ञात हो जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, धीरे धीरे, मानो, यथाशक्ति, ज्यों त्यों इत्यादि शब्द क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की, ध्यान से देखना गौर से। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की जानकारी पाने के लिए हम लोग क्रिया से कैसा या कैसी या कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे, कैसा या कैसी या कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर हमें यहां से ये पता चल जाता है, इसका जवाब पता चल जाता है, तो क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, ध्यान से समझना है, पहले वर्गीकरण का ये आखिरी सेगमेंट है। मैं बढ़ूं भैया आगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो यहां से पूछो, देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्रिया को। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया हो गई चलता है। नेहा कड़ी मेहनत करती है, क्रिया हो गई करती है। नई जगह पर धीरे धीरे चलना चाहिए, तो क्रिया हो गई चलना चाहिए। वह मेरी ओर मुस्कुराकर देख रही थी, क्रिया हो गई देख रही थी। अचानक काले बादल छा गए, क्रिया हो गई छा गए। तो जहां आप देख पा रहे होंगे कि ये सब मैंने क्रिया को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या पूछेंगे, सब क्रियाओं के साथ एक सवाल, कैसा या कैसी या कैसे, लिंग के आधार पर। देखो कैसे चलता है, तुरंत जवाब आएगा धीरे धीरे। कैसे, धीरे धीरे। कैसे, धीरे धीरे। कैसे, धीरे धीरे। तो जैसे ही आपको कैसे का जवाब मिले, समझ जाइए क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। कैसे, देखो कैसे मेहनत कैसे करती है, कड़ी मेहनत। कैसी, कड़ी मेहनत। कैसी, कड़ी मेहनत। इसमें देखो नई जगह पर धीरे धीरे चलना चाहिए, तो सिंपल कैसे चलना चाहिए, धीरे धीरे। कैसे, धीरे धीरे। कैसे, धीरे धीरे। अपने आप आपको पता चलेगा। वह मेरी ओर मुस्कुराकर देख रही थी, कैसे, मुस्कुराकर। कैसे, मुस्कुराकर। कैसे, मुस्कुराकर। अचानक काले बादल छा गए, कैसे, अचानक। कैसे, अचानक। तो इन शब्दों से मैं ये स्पष्ट कर पाया हूंगा कि ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकारों के अंतर्गत हो गए। अब वही बात है जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। ठीक है, और प्रकारों में मैंने आपको बोला है कि रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो कुछ किताबें बताती है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 8 प्रकार है, कुछ कहती है 10 प्रकार है। यही वजह है कि पेपर में आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार कितने, ये सवाल पूछा नहीं गया है। और जब तक ये सवाल पूछा नहीं जाता तब तक मैं ये स्पष्ट तौर पर कह नहीं पाऊंगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के स्पष्ट रूप से कितने प्रकार है। तो मैंने यहाँ निम्न भेद करके इस बात को संभाला है। ठीक है, चलिए यहाँ वही है, शब्दों को समझ लीजिए, रटने की जरूरत है नहीं। प्रकारवाचक में क्या पता चलेगा, प्रकार वास्तव में जो क्रिया विशेषण का स्पष्टीकरण है वो ये वाला शब्द आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो इस शब्द को हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, और इसके जो बाकी वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे पहले। तो देखिए आराम से, जैसे
एक है निश्चयवाचक। तो सिंपल समझ लीजिए, निश्चयवाचक क्रिया के प्रकार का निश्चित बोध करा देगा। ठीक है, जैसे मैं अवश्य आ जाऊंगा। अब आप बताइए, मेरे वाक्य में जो मैंने क्रिया बोली है उस क्रिया के होने में संदेह है? नहीं है। निश्चय, अवश्य आ जाऊंगा, तो निश्चयवाचक। ठीक है, तो ये कौन कौन से शब्द है? अवश्य है, ठीक है, सचमुच है, अलबत्ता है, वास्तव में है, वेशक है, निसंदेह है, जरूर है, यथार्थ में, वस्तुतः और दरअसल। ये शब्द अगर वाक्य में आपको मिलते हैं तो आप बता देंगे कि वे निश्चयवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब निश्चयवाचक पढ़ लिया और अनिश्चयवाचक न पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो निश्चय मतलब क्रिया के होने का निश्चित बोध हो, अनिश्चय यानी क्रिया के होने के निश्चितता में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, पूर्णतः स्पष्ट न हो पाए कि क्रिया का होना निश्चित है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल बढ़िया भैया, कहीं दिक्कत तो मुझे बता दिया करिए। ठीक है, चलिए देखो अनिश्चयवाचक जैसे कदाचित, शायद, संभव, अक्सर। तो इन शब्दों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि क्रिया के होने में थोड़ा संदेह आ जा रहा है। जैसे पिताजी बोले कि शायद 5 बजे तक आ जाऊंगा। शायद यानी क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो रहा है। तो जहां क्रिया के होने में संदेह नजर आ जाए वहां आप क्या करेंगे? अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण करेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? आगे देखिए, अगला है स्वीकारवाचक। स्वीकारवाचक अर्थात स्वीकार लिया जाए। और देखो, चोर ने चोरी स्वीकारी अर्थात हां में से रहलाया। तो हां मिले, ठीक मिले, सच मिले, बिल्कुल सही मिले, जी हां मिले। अगर ये शब्द मिलते हैं तो आप समझ जाना कि क्या बात चल रही है? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात चल रही है। आगे देखिए, कारणवाचक यानी किसी क्रिया के होने का कारण पता चलेगा। कौन कौन से शब्द है? इसीलिए, अतएव, क्यों, किस लिए, काहे को, अतः। इन शब्दों के जरिए आपको स्वीकारणवाचक क्रिया विशेषण का बोध होगा। निषेधवाचक अर्थात नेगेटिव, न, ना, नहीं, मत, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, जी नहीं। पढ़ोगे जी नहीं, तो ये क्या है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन कौन है? कहां, क्यों, कब, क्या, कैसे। वे शब्द है ना। देखिए, कैसे पढ़ोगे तो पूछी तो रहा हूं, कैसे पढ़ोगे? पढ़ने से संबंधित क्रिया, पढ़ने से संबंधित प्रश्न पूछा है। पढ़ना क्या है? क्रिया। तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कहां पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, तो ये सब क्या हो गया? यहां हो गया। अगला है अवधारणावाचक। देखो, अवधारणा अपनी बात को विशेष तौर पर समझा देना, बात पर बल देना। क्यों इसमें मतभेद है? क्योंकि बाद में जाके आप पढ़ोगे ना एक चैप्टर निपात, तो इन्हीं में से कुछ शब्द आ जाएंगे। हालांकि वो मैं बताऊंगा कि दोनों विकल्प मिल जाए तो क्या करते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। तो अवधारणा में कौन से शब्द है? ही आ गया, तो आ गया, भी आ गया, तक आ गया, भर आ गया, मात्र हुआ, अभी हुआ, कभी हुआ, जब भी हुआ, तभी हुआ, आदि शब्दों से आपको पता चलेगा कि अवधारणावाचक है। अब ये जो 7 वर्गीकरण पढ़े, अगर इन 7 वर्गीकरण को पढ़ने के बाद भी आपके कुछ शब्द रह जाते हैं तो वे सभी शब्द, देखो पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान है कैसा, कैसी, कैसे। तब इन 8 में घुसना है। ठीक है, अगर कैसा, कैसी, कैसे के जवाब में है तो इन 8 में से किसी एक वर्गीकरण में होगा। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा यहां घुसेंगे। सबसे पहले अपने मूल तत्व को समझिए। समझ रहे? चलिए, तो आखिरी क्या है? प्रकारवाचक। जो यहां कहीं न हो वो सब प्रकारवाचक में है। जैसे शब्द हुआ धीरे धीरे, अचानक, अनायास, संयोग से, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, शांति से, हंसता हुआ, मन से, धड़ाधड़, झटपट, आप से, ध्यान पूर्वक, जल्दी, तुरंत, ऐसे।
कैसे, वैसे, स्वतः और परस्पर इत्यादि शब्द अगर वाक्यों में मिल जाते हैं तो वे हमेशा रहेंगे प्रकारवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। चलिए समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपको ठीक से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आज हमने क्रिया विशेषण के पहले वर्गीकरण को, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ लिया है। अब इसके और वर्गीकरण बचे हुए हैं तो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप इस वीडियो को, इस क्लास को कई बार देखिए, समझिए, मनन कीजिए और कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। चलिए मैं यह आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।